फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। क्या डिस्कस करेंगे? डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है ना। या इसी को हम लोग केल्विन साइकिल, या इसी को हम लोग C3 साइकिल, या इसी को हम लोग कार्बन एसिमिलेशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कार्बन एसिमिलेशन साइकिल। ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है यहाँ पे कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है ना। लाइट रिएक्शन जिसके अंदर हमने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में डिस्कशन किया, और हमने क्या देखा कि अगर दोनों मिलके काम करें, फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों मिलके काम करें, तो वो दोनों क्या मिलके बनाते थे? एसिमिलेटरी पावर। ठीक है ना। तो एसिमिलेटरी पावर और उस मतलब जो लाइट रिएक्शन के अंदर एसिमिलेटरी पावर सिंथेसाइज होता है, उस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डार्क रिएक्शन में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज और शुगर और कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसको हमने कार्बन एसिमिलेशन नाम दिया। ठीक है ना। देखिए, तो डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। सबसे पहले डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किसने किया? ब्लैकमैन ने। बट कैल्विन प्रेजेंटेड द रिएक्शन इन साइक्लिक मैनर। तो ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये जो साइक्लिक मैनर में रिएक्शन होता है उसके बारे में पहली बार बात किसने किया है? कैल्विन ने। इसलिए इस साइकिल को हम लोग कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। कैल्विन साइकिल। और नेक्स्ट है C3 साइकिल ना। तो C3 साइकिल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो पहला स्टेबल कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। इसलिए इसको हम लोग C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ज़रूरी बात, कैल्विन स्टडीड ऑन ग्रीन एल्गा। ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा जिसका नाम है क्लोरेला, इसके अंदर पहली बार कैल्विन ने स्टडी किया। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, रूबिस्को, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज इज़ द मेन एंजाइम। आपसे पूछा जाएगा C3 साइकिल के अंदर मेन एंजाइम कौन होता है? तो क्या बताना है? सर, C3 साइकिल के अंदर मेन एंजाइम रूबिस्को होता है, which is present in स्ट्रोमा। ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि रूबिस्को जो है, रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा किसका कंसंट्रेशन है? एंजाइम के लेवल पे। ठीक है ना। तो आपको क्या नाम लेना है? रूबिस्को सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होगा उसको नाम दिया जाएगा RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक हमने बात कवर कर ली। अब कुछ और बेसिक बातें हम साइकिल को पढ़ने से पहले देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये हुआ हमारे पास, ये क्या रहा? एल्डिहाइड। ये क्या रहा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान रखना है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। ठीक है ना। अब जब एसिड का जब रिडक्शन होगा, एसिड का जब
रिडक्शन होगा तो वहाँ से क्या तैयार होगा, एल्डिहाइड तैयार होगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक कुछ बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो पहला एक्सेप्टर है, जो पहला एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखिए 1 कार्बन, और राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट के अंदर कितना कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है ना। तो 5 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, ये दोनों कार्बन मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब 5 यहाँ से 1 कार्बन यहाँ से, इसलिए इस घटना को क्या नाम दिया गया, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। सिंपल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। अब ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो जुड़ना है, इस प्रोसेस को ठीक है ना, इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम यहाँ पे कौन होता है, तो आपको ध्यान देना है इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी एंजाइम जो है उसका नाम है रुबिस्को। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप हुआ। देखिए कार्बोक्सिलेशन के बाद देखिए तो यहाँ पे जो पहला स्टेबल कंपाउंड तैयार हो रहा है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसका क्या नाम है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसके अंदर कितना कार्बन है, 3 कार्बन। अब हमारे पास कह रहे हैं कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे कितना कार्बन हमको निकल के आएगा, यहाँ पे 6 कार्बन। ठीक है ना। इसलिए ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसके कितने मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। देखिए तो रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, देखिए एसिड है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एसिड है। ठीक है ना। तो एसिड का देखिए, एसिड का अगर रिडक्शन होगा, एसिड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और बना क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। क्या तैयार हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है ना। अब देखिए इस घटना में, अब यहाँ भी कह रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल तैयार होगा, इसका भी 2 मॉलिक्यूल तैयार होगा। ठीक है ना। तो बेसिक सी बात है। तो ये जो रिडक्शन है, ठीक है ना, वो रिडक्शन मतलब एक फास्फोग्लिसरिक एसिड के लिए 1 बार होगा, फिर दूसरे फास्फोग्लिसरिक एसिड के लिए 2 बार होगा। ठीक है ना। तो 1 बार रिडक्शन होगा तो 1 ATP खर्च होगा और 1 NADPH2 खर्च होगा। ठीक है। और 2 बार जब कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब आप समझिए कि रिडक्शन जो है, रिडक्शन में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड का है। ठीक है ना। तो वो दोनों के करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना ATP खर्च होगा, तो क्या ध्यान में रखना है, 2 ATP। कितना NADPH2, 2 NADPH2। ठीक है ना। ATP जो है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और NADPH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, NADP प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP प्लस में। तो देखिए यहाँ तक हम ये 6 कार्बन में चल रहे थे। ठीक है ना। यहाँ भी पहुँचे, यहाँ ये कितने कार्बन में रहे, 6 कार्बन में रहे। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने क्या ध्यान में रखना है, ये 6 कार्बन। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रिएक्शन कह रहे हैं कि लगातार चलता रहे, ये रिएक्शन लगातार चलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी बात क्या है कि राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट, ये राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट का रीजनरेशन कराते रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कह रहे राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट रीजनरेट नहीं होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करेगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करेगा। ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट को रीजनरेट भी होना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे पास कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। तो 6 में से आप क्या करिए, 6 में से 5 कार्बन वापस कर दीजिए, 6 में से 5 कार्बन वापस कर दीजिए रीजनरेशन में, और 1 कार्बन को बाहर कर लीजिए, 1 कार्बन को बाहर कर लीजिए। ठीक है ना।
तो आपको क्या देख ये, और ज़रूरी बात ये भी है कि रीजनरेशन में देखिए, रीजनरेशन फ्री में नहीं होगा, रीजनरेशन में एक मॉलिक्यूल एटीपी खर्च होगा, ठीक है ना, और वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक बात है। तो यहाँ तक आप देखिए, तो ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं कि एक कार्बन को बाहर करने के लिए, एक कार्बन को अगर आपको कह रहे हैं बाहर करना है तो कुल मिला के हमको 3 एटीपी खर्च करना पड़ेगा और दो NADPH2 खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि अब हमें तैयार क्या करना है यहाँ पे, मतलब डार्क रिएक्शन में बनना क्या है, ग्लूकोज बनना है। तो ग्लूकोज बनने का मतलब कितना कार्बन चाहिए हमें, 6 कार्बन चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए इस साइकिल को कितनी बार ऑपरेट होना पड़ेगा, 6 बार। यही बात हमने यहाँ लिख रखा है, देखो 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, तो अब आप बताइए, अगर एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग कह रहे हैं 3 एटीपी और 2 NADPH2 खर्च हो रहा है, तो 6 कार्बन के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी, 6 कार्बन के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 6, पूरे को आप क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6 में 3 से गुणा होगा तो 18 एटीपी, मतलब 18 एटीपी खर्च होगा, और 6 में 2 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 NADPH2, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट के फॉर्म में 18 एटीपी लगेगा और 12 NADPH2 लगेगा, और आउटपुट मिलेगा क्या, आउटपुट यहाँ पे जो मिलेगा क्या हमें, 18 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 12 NADP प्लस, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा आपसे कि कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, तो क्या बताना है, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजेनरेशन। तो हमने देखा क्या, देखिए रिडक्शन में NADPH2 और ATP दोनों लग रहे हैं, ठीक है ना। रीजनरेशन में ATP लग रहा है। अब अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो NADPH2 और ATP दोनों को इकट्ठे हमने क्या नाम दिया था, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है ना। और एसिमिलेटरी पावर कहाँ बनता था, लाइट रिएक्शन में। कहाँ बनता था, लाइट रिएक्शन में, ठीक है ना। तो अब एक और ज़रूरी बात यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे जो फोटोसिंथेसिस घटना है, पहले भी हमने बात करी थी, एक बार और कर ले रहे हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला होगा लाइट रिएक्शन, बोलिए, पहला होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। बनता क्या था, NADPH2 और ATP, जिसको हमने इकट्ठे क्या नाम दिया, एसिमिलेटरी पावर। इस एसिमिलेटरी पावर कहाँ बनता है, लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब डार्क रिएक्शन जो टर्म है
यहाँ पे डार्क जो है वो किसकी तरह इस्तेमाल होता है, मिसनॉमर की तरह। मिसनॉमर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे डार्क का मतलब अंधेरे से नहीं है, डार्क का मतलब अंधेरे से नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में एक को आपने लाइट बोला, एक को आपने लाइट बोला, इसलिए दूसरे को हमने क्या नाम दिया, डार्क नाम दिया, ठीक है ना। इसलिए ये डार्क रिएक्शन जो टर्म है वो एक्चुअल में मिसनॉमर की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से यहाँ पे क्या तैयार कराया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। डार्क रिएक्शन देखिए, डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, बट इट डिपेंड्स अपॉन बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, मतलब कह रहे हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंड किस पे करता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या है, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है ना। एसिमिलेटरी पावर मतलब NADPH2 एंड ATP, ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं कि ये जो NADPH2 और ATP हमने लाइट रिएक्शन में बनाया, उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन का पर्पस है ग्लूकोज सिंथेसिस, ठीक है ना। तो आई होप आपको C3 साइकिल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।